डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित। आपको बता दें, मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय अंडर 14 बालक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। साथ ही साथ प्रदेश स्तरीय समन्वय जूडो बालक बालिका जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष बंसल, महापौर डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। सर, आपका परिचय? राहुल चोपड़ा, क्रीडाधिकारी, सहारनपुर। आज खेल प्रतियोगिता हो रही है, क्या मेजर ध्यानचंद जी के जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर आज खेल दिवस के रूप में हमने यहाँ पर कई खेलों का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता चल रही है, हॉकी की प्रतियोगिता चल रही है, एथलेटिक्स की प्रतियोगिता चल रही है, अंडरकोराज की प्रतियोगिता चल रही है। और यहाँ पर आज लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और कई खिलाड़ियों को कैश प्राइज से सम्मानित किया तथा कई कोच जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र भी दिया है। और आज शाम को यहाँ पर पुरस्कार वितरण है खिलाड़ियों का, और मैं इस खेल दिवस के शुभ अवसर में खिलाड़ियों को, अपने प्रशिक्षकों को, खेल प्रेमियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिंदुओं की घटती आबादी, दंगों की साजिशें, बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक ने उठाए सवाल। कहा, यह सब सपा सरकार द्वारा पाले गए गुंडों के कारण हुआ। आपको बता दें, यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ आदि के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। इसमें बताया गया कि कभी 45% यहाँ हिंदू थे, जो घटकर 15% ही रह गए हैं। इस पर बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी द्वारा भी इस पर शुक्रवार शाम 4 बजे अपनी प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि सपा सरकार में यह पलायन वहां से हिंदुओं के द्वारा किया गया है, और अगर भाजपा सरकार न आती, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया न होते, तो शायद हिंदुओं की आबादी और घटकर कम हो जाती। जी विकास जी, संभल की एक रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री को, जिसमें कहा गया है कि हिंदू आबादी जो है वो 30% से नीचे अब संभल में आ चुका है। सांप्रदायिक दंगों के बाद में ये रिपोर्ट सौंपी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? अभी जो संभल की रिपोर्ट कल माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां की एक जांच कमेटी गठित की गई थी, उसने दी है, और उसमें शायद 15% हिंदू वहां से बच गया, जो घटते घटते आया है 30% तक। तो वास्तव में बहुत भयभीत वहां का हिंदू था, क्योंकि योगी जी के शासन से पूर्व संभल के अंदर क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और इस प्रकार से ऐसे शहरों से और जिलों से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गया, जहां पर सीधे सीधे मुस्लिम गुंडों ने और खासकर सपा के पाड़े हुए गुंडों ने और हिंदुओं पर अत्याचार किए गए हैं, उनकी संपत्ति को छीना गया है, मंदिर तोड़े गए हैं। यदि योगी जी का शासन ना होता तो संभल के अंदर आज हिंदू नाम मात्र का होता, शायद 1-2% भी ना बचता। ये तो योगी जी के कारण आज वहां संभल में हिंदू आज जितना भी बचा हुआ, केवल उनके कारण ये सुरक्षित हुआ है। और दूसरा, केवल संभल के अंदर नहीं, ये अन्य छोटे छोटे शहर और कस्बे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ऐसे है, जैसे देवबंद का मैं जिक्र करूंगा, वहां भी हिंदू की आई स्थिति थी कि वहां प्रत्येक सप्ताह में एक हिंदू अब भी देवबंद नगर को छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि जो मुस्लिम गुंडे हैं वो परेशान कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी आबादी या बढ़ती जा रही है। जैसे गंगोह का प्रकरण आप लोगों के सामने है, एक वहां किला था, कोर्ट ने उसमें 18 अगस्त को आदेश दे दिया जिला माननीय न्यायालय ने कि ये इन्हें बेदखल किया जाए, इस पर कब्जा हो, इन्हें बाहर निकाला जा। और 24 तारीख को स्थानीय प्रशासन की नींद जब खुली, जब इन्हें पूरा प्रकरण जिले के जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन के जो वहां एसडीएम महोदय हैं, उन्होंने 24 घंटे का उन्हें समय दिया, और समय सीमा 24 घंटे का होने के बाद 26 तारीख को एसडीएम ने वो किला अपने कब्जे में ले लिया। अपना बोर्ड वहां लगा दिया कि सार्वजनिक संपत्ति है, राज्य सरकार की संपत्ति है। जो परिवार उसमें रह रहे थे उन्होंने भी लिख कर दे दिया कि हम यहाँ इसे छोड़कर जा रहे हैं। और 27 तारीख को कोर्ट का स्टे आता है, और आज भी मैं परिवार उन किलों के अंदर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो स्थानीय एसडीएम है, वहां के नकुड़ एसडीएम, उनकी भूमिका संदिग्ध होगी
उन्होंने कोर्ट का आदेश का अवमानना की है। 26 तारीख को जब उन्होंने निकालने का और वहां बोर्ड लगा दिया, कब्जा मैंने ले लिया, तो 27 तारीख को फिर वे कैसे घुस गए और उसमें वे पंचायत भी कर रहे हैं। क्यों नहीं अब तक उन लोगों के खिलाफ जो है प्रशासन FIR दर्ज करते हैं और उन्हें बाहर निकालना है वहां से? तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना हो। मैं SDM नकुड़ के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इनके बारे में पत्र लिखूंगा कि किस प्रकार से ये प्रशासन और कोर्ट के आदेशों के और ऊपर के अधिकारियों के और सरकार के और खिलाफ ये काम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण जब संदिग्ध हो जाता है, जब स्थानीय प्रशासन और इनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जब ऐसी घटना गंगोह में होगी तो क्यों नहीं वहां का हिंदू डरने का, क्यों नहीं वहां का हिंदू छोड़कर भागने का? सीधी सीधी ये लोग चुनौती देते हैं। तो संभल की घटना जो ये घटी है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो योगी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों का संज्ञान लेते हुए और वहां से जो है सख्त निर्देश अधिकारियों को दे और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। क्या मानते हैं सर, पिछले वर्ष नवंबर में वहां पर हिंसा हुई थी, 10 महीने का समय बीत चुका है, किस तरीके से वहां के हिंदू जो है अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप घटना के बाद जो योगी जी ने वहां कदम उठाए और जो वहां सख्ती करी है, उसके बाद वास्तव में वहां के हिंदू का मनोबल बढ़ा है और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्ती वहां कर रहा है। छोटी छोटी घटनाओं को वहां से जो है और पूरा उसका गंभीरता तो संज्ञान लेते हुए और ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ और कार्रवाई करता है। तो मैं मानता हूं कि हिंदुओं का मनोबल जो है कहीं ना कहीं इस बात से बढ़ा है। थाने पर शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित ने लगाया आरोप, थाने में दरोगा के धमकाने पर शिकायतकर्ता को आया हार्ट अटैक। आपको बता दें, सहारनपुर में बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने की शिकायत करने पहुंचे पिता को थाने में हार्ट अटैक आ गया। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे आरोप है कि दरोगा और चौकी इंचार्ज ने उन्हें धमकाया, दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया, जिसके बाद पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद परिजन बाइक पर बैठाकर जिला अस्पताल लाए, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामला थाना जनकपुरी का है। हम सुबह अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे थाने, तो जब हम थाने गए वहाँ पे जो SSI साहब बैठे थे, चौकी इंचार्ज राकेश कनिकल, तो उन्होंने जो है हमारे पिताजी के साथ बदतमीजी की और उन्होंने कहा जेल में बंद करो, हालात में बंद करो, मारपीट की, बदतमीजी की। और मैंने उन्हें कहा भाई ये BP के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, हमने किया क्या है, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं है, तो आप हमें कैसे बंद करेंगे जब हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। और हमारे साथ हमारी लड़की के साथ बदतमीजी हुई, बहन की, उसके साथ कुछ चाटे मारे उसने इंदर सैन ने, और उसके साथ जो है मारपीट की, उसे पकड़ी उसके साथ। तो हमने कहा भाई BP के पेशेंट है, बंद मत करो आप, इन्हें कुछ भी हो जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले भी कमलजीत के दिखाया, डॉक्टर कार्डियोलॉजी का इलाज दिन फैला है। ऐसे सारे साहब ने कहा ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो उन्होंने बदतमीजी की? एप्लीकेशन आप ले गए थे? एप्लीकेशन लेके गए थे हम, तो दूसरे पक्ष की भी एप्लीकेशन आई थी? नहीं, एप्लीकेशन लेके गए हम, वहाँ पे दूसरा पक्ष आया था, तो वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इन्हें बंद करो। उन्होंने मुझे भी बंद किया, पापा को भी बंद किया। तो जब इनकी हालत खराब हुई तो उन्होंने एकदम हड़ा हुआ और जल्दी हम इनके जो है वीडियो है वहाँ थाने में भी सब कैमरे लगे हैं, तो हमारे मामू ने फटाफट लेकर आए और जो है फिर डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज करा। अभी किस कंडीशन में है? अभी रेफर किया है। अभी कौन अधिकारी आए? कहाँ पे? अभी SP सिटी साहब आए थे, CO साहब आए थे। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि आप जो है बिल्कुल चिंता न करें, कार्रवाई होगी और आप जो है अपने पिताजी का इलाज कीजिए, वो उनका स्वास्थ्य देखिए पहले। उन्होंने जो है रेफर किया है डॉक्टर साहब ने यहाँ से लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज के लिए, आई सेंटर के लिए, तो वहाँ पे जो है उनके टेस्ट होंगे। अभी जो है उनके चेस्ट पेन था। और लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे जो पिताजी के साथ हुआ है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी हमारे साथ। नाम है क्या बता सकते हैं? उनका नाम तो मुझे नहीं पता, SSI साहब है और जो है चौकी इंचार्ज राकेश कनिकल। स्मार्ट सिटी के नाम पर ठगा जा रहा है सहारनपुर के नागरिकों को, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शुक्रवार दोपहर 3 बजे कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए भाजपा की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने कहा कि प्रतिदिन बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं आम बात हो गई। पूरे प्रदेश में सरकार ने नगर निगमों में GI सर्वे कराकर बेहिसाब टैक्स तो लोगों से वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर किसी का कोई ध्यान नहीं। देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता का काम किया गया है। ये जो पूरे देश में विगत पिछले कुछ सालों से जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो रोजगार, किसान, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, नगर निगम पे टैक्स और इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग उनके कुछ अपनी बातें रखने के लिए आए हैं, जो जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें पहुंचेगी। इसमें
कई मुद्दे हमारे जिले के भी हैं। जैसे हर जिले में इसी प्रकार के अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जिले के जो कमियां हैं, जो अपने सरकार द्वारा किए गए कार्य है, जिनकी वजह से जनता जो है त्रस्त है, उन्हें लेकर हम सब आप लोगों के समक्ष आए हैं। उनमें कुछ मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है। अभी बिजली बिल जो चल रहा है उसमें धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि किसानों की हालत में बहुत सुधार आ चुका है। उनका जो भुगतान है वो हम समय पर दे रहे हैं। अगर भुगतान समय पर दे रहे हैं तो क्यों किसान वहां पर 2 महीने से बैठे हुए हैं, क्यों धरने पे बैठे हैं, उनकी सुनवाई आज तक क्यों नहीं हो रही है। यहाँ नगर निगम के टैक्स का मुद्दा है। इन्होंने टैक्स एकदम इतना बढ़ा दिया कि जो मध्य क्लास, जो अपना दुकानदार है, जो हमारा बिजनेसमैन है, वो कहाँ जाएगा, इतना टैक्स कहाँ से देगा, इतनी तो उसकी इनकम भी नहीं है। रोज यहाँ पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारियों के सामने जाते हैं तो वो बदतमीजी से बात करते हैं। यहाँ अधिकारियों को इतना बल दे दिया गया है इस सरकार में कि आम लोग वहां पे बात करने के लिए भी डर रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि भी वहां जाता है उनके साथ भी सही तरीके का सलूक नहीं होता। इतनी हिम्मत, इतना हौसला इन लोगों ने, सरकार ने इनका बढ़ा दिया है। और जब भ्रष्टाचार तो चरम पर है। अगर आप 2 रुपए देंगे तो सब काम होगा, आपको सामने बिठाया जाएगा, आपको चाय पिलाई जाएगी। अगर आप अपने जनहित के मुद्दों की बात करते हैं और कुछ लेना देना या कुछ नहीं करते तो आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है शाकुंभरी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के नाम पे जो इन्होंने दिया है, उसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक पत्रकार बंधु ने उसमें लाइव भी चलाया था कि उसमें वहां पे बच्चों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां इस तरीके से पानी में फंस चुकी थी कि गांव वालों ने ट्रैक्टर, मेरा गांव पास ही है हमारा, हमने ट्रैक्टर से उनको निकलवाया और ट्रैक्टर के भी पहिए नहीं दिखाई दे रहे थे। मतलब जहां इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, कैसे बच्चे वहां पड़ जाएंगे। अब ये देखिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर 1 या 1.5 करोड़ रुपए और फालतू लगकर उसके भराव हो जाता, वहां पे अच्छी तरह से तरीके से भराव होकर उसे ऊंचे उठाकर बनाया जाता, तो आज इतना बड़ा पानी वहां पे भर रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग वेस्ट हो रही है, बच्चे आने से कतरा रहे हैं, तो ये सब ना होता। ये क्या है, भ्रष्टाचार ही है, ये कानून व्यवस्था पर ही सवाल है। अब तीसरा मुद्दा हमारा है नशाखोरी को लेकर। पूरे जिले में नशाखोरी इस चरम पर है कि हर गांव में ये हालत है कि बच्चा जो 20-22 साल का बच्चा है वो सुक्का नशे पर लग चुका है। सुक्के नशे के आड़ में वो घर की जमीन बेच रहा, बर्तन बेच रहा, फ्रिज बेच रहा, कूलर बेच रहा, बेड तक बेच रहा, मतलब हर तरीके से जहां से उसे जो चीज प्राप्त हो रही उसे बेच के अपना नशे की पूर्ति कर रहा है। और उसके साथ साथ समाज में और अपने माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा है। ये बताइए कि ये नशा बिकवा कौन रहा है। अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है आपकी, तो ये नशा कैसे बिक रहा है, कैसे नशा यहां से बॉर्डर पार करके आ रहा है। अभी मुद्दा था पीछे, मेरे हिसाब से 3 महीने पहले हमारे पास के जिले में यमुनानगर में 100 राउंड गोलियां चली जिम के सामने, 3 बच्चे मरे। बताइए कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ सुधार हुआ कानून व्यवस्था में। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन कार्यालय में बने सील्ड गोदाम का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मासिक निरीक्षण के तहत शुक्रवार शाम 5:30 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय में बने गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सील्ड गोदाम सुव्यवस्थित पाया। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचन की निष्पक्षता, पारदर्शिता के तहत ईवीएम एवं वीवीपैट के रखरखाव के दृष्टिगत सील्ड गोदाम का मासिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ ने दादा मेजर ध्यानचंद की मनाई जयंती कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ ने दादा मेजर ध्यानचंद की जयंती खेल दिवस के रूप में शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे मनाई। इस अवसर पर सीनियर्स एवं जूनियर हॉकी खिलाड़ियों का मैत्री मैच कराया गया। सर्वप्रथम खिलाड़ियों ने दादा मेजर ध्यानचंद की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आज दादा मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, बल्कि ये कहिए कि हॉकी के भगवान, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, इसी तरह हमारे दादा ध्यानचंद जी हॉकी के भगवान है। आज उनका जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज सहारनपुर के अंदर हम सब हॉकी सीनियर्स खिलाड़ियों ने, सब जूनियर्स खिलाड़ियों ने मिलकर
दादा ध्यानचंद जी का जन्मदिन मनाया है और मैं इनके जयंती के अवसर पर सब खिलाड़ियों को एक संदेश देना चाहता हूं। जैसे हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं भारत सरकार में, उनका भी फोकस खेल के ऊपर है, खिलाड़ियों के ऊपर है। उनका मानना है और हमारा भी ये मानना है कि खेलों के माध्यम से बच्चों का भविष्य किस तरह बनाया जाए और खेलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम अथक प्रयास करें, जितना हमसे हो सकता है सहयोग करें और हम इन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें ताकि ये बच्चे कल को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, गोल्ड मेडल जीत के लाएं, देश का नाम गौरवान्वित करें। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ हमारी बेटियां देश का गौरव, आज सबसे ज्यादा हमारी बेटियां देश के अंदर गोल्ड मेडल जीत के ला रही हैं, तो मैं इनको भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। और आज खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को, देश के सभी खिलाड़ियों को और सभी खेलों के खिलाड़ियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनसे कहता हूं सब प्रेरणा लेके खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे, निस्वार्थ होकर खेलों को आगे बढ़ाएं और बच्चों का भविष्य बनाएं। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किया गया सम्मानित। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा शुक्रवार शाम 4:30 बजे प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनकी कला, आध्यात्मिकता, सामाजिक कार्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। प्रमाण पत्र में कहा गया है कि इमरान मसूद की समर्पण, प्रयास और अद्वितीय व्यक्तित्व उन्हें दूसरों से अलग करता है। उनके योगदान ने समाज में ज्ञान, प्रेम, शांति, मानवता, सद्भाव, न्याय और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने स्पष्ट किया कि इस प्रमाण पत्र को बिना लिखित अनुमति के पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सहारनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने संभल की जांच रिपोर्ट को लेकर कहा कि यह आंकड़े फर्जी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। संभल की जांच रिपोर्ट को लेकर राजकुमार भाटी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस झूठ बोलने में, अफवाह उड़ाने में, चरित्र हनन करने में माहिर हो चुकी है। पहली बात तो उनके आंकड़े फर्जी हैं। संभल में 5 से 7% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। यह बीजेपी वाले डराकर वोट हासिल करना चाहते हैं। मोदी और योगी के शासन में यदि हिंदू सुरक्षित नहीं है तो इन्हें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। दीदी, आप आज आए हैं, एक जांच रिपोर्ट आई है संभल को लेकर, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कहीं न कहीं जो बीजेपी के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी पर ही अटैक कर रहे हैं। नहीं, जो रिपोर्ट है, जो सरकार कह रही है वो फर्जी आंकड़े दे रही है। ठीक से आंकड़े आप 1951 की जनगणना से और 2011 की जनगणना तक, 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं, 1951 से 2011 की जनगणना तक के आंकड़े आप मिलान करें तो 6-7% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। उसका कारण भी एक ये है कि संभल का परसीमन भी हुआ बाद में। कई आसपास के गांव संभल नगर पालिका में शामिल किए गए, क्योंकि ये नगर संभल शहर की बात कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम गांव थे, मुस्लिम बहुल गांव थे, वो संभल में बाद में मिले, पहले नहीं थे, तो उससे भी थोड़ा सा इजाफा हुआ और थोड़ी बहुत आबादी बढ़ती है, ये भी सही। तो वो जो आंकड़े दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। जैसे ये इनका काम देखिए, आरएसएस बीजेपी का काम झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, नफरत फैलाना है। जैसे एक बात ये बार बार बोलते हैं, आपने भी सुनी होगी कि पाकिस्तान में इतने % हिंदू थे और अब 3% रह गए, पहले 14% हिंदू थे। कौन सी जनगणना में थे भाई? उस जनगणना हुई थी 1941 में, 47 में देश आजाद हो गया, बंटवारा हो गया। दूसरी जनगणना 51 में हुई है, तो 47 में तो बहुत सारे हिंदू इधर आ गए थे ना, इधर से मुसलमान उधर चले गए थे। तो इस तरह झूठ फैलाते हैं, ये झूठे आंकड़े हैं, इसमें कोई दम नहीं। मोहन भागवत हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये नफरत की राजनीति करते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं। ये मोहब्बत की और एकता के विरोधी हैं और ये देश मोहब्बत से और एकता से चलेगा। अगर आप सरकारी आंकड़ों का ठीक से विश्लेषण करें और जो परिवार कल्याण विभाग का सर्वे हर साल होता है और जिसमें जो फर्टाइल रेट के आंकड़े आते हैं
वो फर्टाइल रेट के आंकड़े आप टैली करें तो वास्तविकता ये है कि देखिए मुस्लिमों की आबादी दर थोड़े हिंदुओं से ज्यादा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आबादी वहां ज्यादा बढ़ती है जहां बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो। अब मुस्लिम भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा, तो उनकी आबादी दर जो है हिंदुओं से ज्यादा तेजी से घटी है। हिंदुओं की आबादी भी दर भी थोड़ी कम हुई है और मुसलमानों की और ज्यादा तेजी से कम हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। तो ये अफवाह फैलाते हैं कि जो मुसलमान जो है 4 बीबी 40 बच्चे। अब लड़की तो उतनी ही है, लड़की तो लड़कों से कम है। अगर एक मुसलमान 4 बीबी रखेगा तो 3 मुसलमान तो कुंवारे रह जाएंगे। तो इसमें कोई दम ही नहीं है बात में। कितने आदमी हैं आपके परिचित, कितने हैं जिनकी 4 बीवी हो या 40 बच्चे हो? पहले जमाने में लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, हिंदू भी मुसलमान भी। आज सब कम बच्चे का पैदा कर रहे हैं। मैं कम से कम 100 मुसलमानों को जानता है जिनके 2-2 बच्चे हैं। तो ये अफवाह फैलाते हैं, इसमें दम नहीं है कुछ।